फर्स्ट पेपर जो है आपकी रैंक को अच्छा कर सकता है। जब वैकेंसी निकाल दी तो वो टाइम वो है कि जब तो अपन को रिवीजन करना है, अपन को उस टाइम तक के लिए नहीं बैठना चाहिए कि वैकेंसी आएगी तब अपन तैयारी करेंगे। तो किसी टॉपिक को आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, फिर आपको ये रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक को तो इस लेवल पे पढ़ना ही नहीं था। अगर ये पहले 10 क्वेश्चन हार्ड लगे और वहां पर होपलेस हो जाता और पीछे से पेपर नहीं देखता तो पता है क्या होता, सुरेंद्र आज यहाँ पर नहीं होता। समझ लो। नमस्कार दोस्तों, एच गुड क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जिसका नाम सुरेंद्र कुमार है और जिसका अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर सिलेक्शन हुआ है। मतलब वो फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर यहाँ पर बन चुका है। सुरेंद्र से पर कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन में कई ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। चाहे वो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपका डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए, किस तरह से आपको अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए। और सबसे खास बात है, अगर एग्जाम हॉल के अंदर जो 3 घंटे का टाइम आप देते हो, उस 3 घंटे, क्योंकि सिलेक्शन में उस 3 घंटे का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो 3 घंटे को आपको किस प्रकार से मैनेज करना है, क्या आपको वहां पर ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन हम सुरेंद्र से करेंगे। और एक एक क्वेश्चन का सुरेंद्र काफी अच्छे से यहाँ पर आपको जवाब देगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर अपन सुरेंद्र को आमंत्रित करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ बताता हूं आपको। वो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो ही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी के साथ हम सुरेंद्र के साथ एक अच्छा शानदार और जबरदस्त यहाँ पर इंटरव्यू करने वाले हैं। आपको इस इंटरव्यू का एक एक शब्द बड़े बारीकी से सुनना है और उसको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब इसी के साथ में सुरेंद्र को यहाँ पर आमंत्रित करता हूं। तो ये सुरेंद्र है जिनका भी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद में परिचय देंगे। सुरेंद्र ऑलरेडी सीएसआर नेट और गेट एग्जाम क्वालिफाई है। उसके साथ साथ एमएससी आईआईटी रुड़की से इन्होंने करी है, मतलब आईआईटी जेम के थ्रू एमएससी इन्होंने करी है आईआईटी रुड़की से। तो और उसके साथ अभी स्कूल लेक्चर में सिलेक्शन हो गया। तो एक तरह से आप इनको छोटा मोटा आदमी समझने की कोशिश मत करना। काफी सारे अचीवमेंट ऑलरेडी इनके पास है, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और उनको आपको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना है। तो सुरेंद्र, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद फिर आगे अपन कंटिन्यू। सर, अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले एक बार मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम को भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपके हेल्प की वजह से केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में मेरा स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन हो पाया है। आपके जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो बहुत अच्छा है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सुरेंद्र है और मैंने अपनी जो स्कूल है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट किया है। उसके बाद कोटा गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने बीएससी करी। उसके बाद मैंने आईआईटी जेएम के थ्रू एमएससी करी और फिर उसके बाद लास्ट में बीएड करी। तो फाइनली अभी इसको लेक्चर का बने गए। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ पर हो। तो सुरेंद्र, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही पूछना चाहूंगा कि अपना अगर सिलेबस की बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट पेपर भी होता है जीके वाला, अपना सेकंड पेपर केमिस्ट्री भी होता है और दोनों पेपर का अपने आप में काफी बड़ा सिलेबस है। अब इतने बड़े सिलेबस को आपने किस प्रकार से कवर किया, कैसे आपने यहाँ पर टाइम मैनेज किया और कितना लंबा समय आपको लगा, 6 महीने 12 महीने, कितना लंबा समय इस पूरे सिलेबस को कवर करने में लगा? आप सब स्टूडेंट को एक बार बताइए। सर, आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि जो बच्चे हैं वो 6 महीने में 3 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करने की सोचते हैं, तो वो बहुत गलत है क्योंकि आज के टाइम पर सब पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात। तो मुझे लगता है कि मिनिमम आपको 1 साल तो इसमें ध्यान देना ही पड़ेगा। और अगर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो तो और अच्छा है, उसी को आगे कंटिन्यू करो। तो मेनली तो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आधा बर्डन आपका वहीं पर कम हो गया। क्योंकि अगर अपन देखें कि जो 450 नंबर हैं उनमें से 300 नंबर का तो अपना सब्जेक्ट और साइकोलॉजी है, यानी कि उसमें से अपने 360 नंबर अपने खुद के सब्जेक्ट के।
तो सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो चीज अपन नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन अपना नहीं हो सकता। फर्स्ट पेपर जो है आपकी रैंक को अच्छा कर सकता है और नंबर को बढ़ाने के लिए सही है, लेकिन जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो आपका सब्जेक्ट ही करवाएगा। सही बात है। देखो 450 में से लगभग 150 नंबर का अपना जीके 150 का ही, यस और सर। 300 नंबर का अपना सेकंड पेपर है। तो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सब्जेक्ट का होगा। जो 40% का वेटेज है उसका जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, सिलेक्शन के लिए 40% मार्क्स का आपको लाने ही चाहिए। बाकी आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, सेकंड पेपर पर। अच्छा सुरेंद्र, बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि हम वैकेंसी आने के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या फिर एग्जाम डेट आने के बाद करेंगे। आप ऐसे बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? सर मैं सलाह देना चाहूंगा कि तैयारी एक दिन में या 2 दिन में नहीं होती। अगर वैकेंसी आ गई है और फिर आप सोचो कि आप दिन भर पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तैयारी धीरे धीरे होती है। जो उन्होंने जब वैकेंसी निकाल दी तो वो टाइम वो है कि जब तो अपन को रिवीजन करना है। सही है। हाँ, लास्ट का समय ऐसे भी रिवीजन के लिए होता है। रिवीजन के लिए होता है। तो स्टूडेंट को इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सुरेंद्र की सलाह अच्छे से माननी है आपको। देखो प्रिपरेशन एग्जाम मतलब वैकेंसी आने के बाद नहीं की जाती है, प्रिपरेशन शुरू से की जाती है। वैकेंसी आने के बाद तो देखो रिवीजन का टाइम होता है बेसिकली देखा जाए तो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। देखो जो फर्स्ट पेपर होता है और अपना सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है, दोनों में से आई थिंक किस पर आपने ज्यादा फोकस किया, फर्स्ट पेपर पर किया या सेकंड पेपर पर किया, है ना? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए। सर आज के टाइम पर जो 40% क्राइटेरिया वाला जो सिस्टम चला है उसके अकॉर्डिंग अपन किसी को भी कम नहीं मान सकते। अपन को दोनों को टाइम देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपन को सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सही बात है भाई। अगर स्टूडेंट मान लो कि सब्जेक्ट को ही केवल पढ़ ले और फर्स्ट पेपर को इग्नोर ही कर दे, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। 40% तो लाना ही। तो ऐसा नहीं, इग्नोर किसी को भी नहीं करना, पढ़ना दोनों को है। ज्यादा आपको प्रायोरिटी अपने सब्जेक्ट को देना है, क्योंकि 300 नंबर का भाई केवल सब्जेक्ट। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सुरेंद्र, बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम अपने डेली टाइम को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। पूरा जो दिन का शेड्यूल होते ज्यादातर स्टूडेंट का यहाँ पर बर्बाद हो जाता है, वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। आपने अपने समय को किस प्रकार से मैनेज किया? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका क्या शेड्यूल रहता है? सर जैसे अगर अपन बात करें तो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो ये करते हैं कि जैसे 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम वाली, मतलब आपका पूरा दिन का जो टाइम का जो शेड्यूल है वो खराब हो जाता है। तो उसको कवर करने के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे आप मॉर्निंग में कोई कोचिंग या फिर कोई कॉलेज ज्वाइन कर लो, तो उससे आप क्या है कि जो आपके नहाने धोने का टाइम हो गया, एक तरीके से जो नाश्ता का जो टाइम हो गया, वो सारा आपका मैनेज हो जाएगा। और फिर जैसे अगर आप कोचिंग भी ज्यादा ज्वाइन मत करो, एक लिमिट तक, जैसे अगर अपन 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास लें, बेसिकली अपन पढ़ाने के पर्पस यस से सर, और वो भी उसी की लें जो अपना सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप 6th-7th को पढ़ाने जा रहे हो, या तो आप 11th-12th को पढ़ाओ या फिर आप बीएससी को पढ़ाओ। तो उससे ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो रिवाइज होता जाएगा और आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपको जीके वाले पेपर पर करना पड़ेगा। देखो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ी भी करते हैं। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए इसके लिए थोड़ा बहुत तो पढ़ाना शुरू करते हैं, और देखो अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर कुछ काम करना है ना भाई, तो आपको सिलेक्शन भी लेना है, तो आपको केवल केवल ज्यादा आपको किस पर करना है? अपने सब्जेक्ट पर। मतलब अगर आप पढ़ा भी रहे हो तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाने, ऐसा नहीं कि आप किसी भी क्लास को पढ़ाने थक जाओ, तो उससे जरूर बेनिफिट होगा। और उसके बाद जैसे अपन 10-11 बजे तक फ्री हो जाए, 12 बजे तक फ्री हो जाए, उसके बाद खाना वाना खा के 1-2 घंटे का रेस्ट भी जरूरी है। सही बात है। रेस्ट करने के बाद जैसे आपको सूटेबल लगे तो आपका अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, आपके लिए अलग से कोई रूम अवेलेबल है जहाँ पर शोर ना होता हो, तो आप घर पे भी तैयारी कर सकते हो, या फिर जैसे आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने तो लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। उससे ये होता था कि जैसे साथ में और भी तैयारी करने वाले होते थे तो उनसे बात होती थी, एक माहौल मिल जाता था, तो उनसे किस तरीके से तैयारी करनी है कुछ उनका भी नजरिया होता था, तो उनको भी अगर अच्छा लगता तो अपन एक्सेप्ट करें।
तो उससे ये है कि आपको, और साथ के साथ जैसे अगर आपके साथ चाय पीने जा रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो तो 2-4 क्वेश्चन वो आपसे पूछ ले, जीके के 2-4 आप उनसे पूछ लो, बात है, एक डिस्कशन भी हो गया, डिस्कशन हो जाएगा टॉपिक का। सही। देखो इन चीजों का एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे सुरेंद्र ने यहाँ पर लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, आपके भी आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर लाइब्रेरी आप ज्वाइन नहीं कर पाते क्योंकि उसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी आती है, जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत, तो अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो अपने घर पे ही अलग से अपने लिए एक रूम फिक्स करिए और उसके अंदर अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू करिए। देखो यहाँ पर अपन अगर बात करें, देखो अपना जैसे फर्स्ट पेपर भी है, सेकंड पेपर भी है, तो अगर अपन यहाँ पर एक ओवरऑल देखें तो सिलेबस तो काफी लंबा है। पूरे सिलेबस को 100% कवर करना काफी मुश्किल काम होता है, कुछ ना कुछ टॉपिक छूट ही जाते हैं। और अगर स्टूडेंट तैयारी भी करता है तो काफी लंबे समय से करता है, तो उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि उसको पहले कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, जैसे हार्ड टॉपिक पहले लेने चाहिए या सॉफ्ट टॉपिक पहले लेने चाहिए, या फिर अपन बात करें कि ऐसे टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा है या जिनका वेटेज कम है उनको पहले पढ़ना चाहिए। आपके अनुसार क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आपने किस प्लानिंग को यहाँ पर फॉलो किया था आपका, जिससे आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया? सर एक चीज तो ये है कि अगर अपन हार्ड, और जैसे ये मानकर चले कि ये टॉपिक हार्ड है, ये टॉपिक इजी है, तो आप कभी भी उस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपने पहले ही ये सोच लिया कि ये टॉपिक हार्ड है तो आप उसको उसी के तरीके से पढ़ोगे और कहीं ना कहीं आप, ये हो सकता है कि पीछे रह जाओ उस टॉपिक में। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो, जैसे अगर आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो अपन ने एमएससी करी है तो कुछ ना कुछ अपन को वहां से पता है, तो अपन को पहले उन टॉपिक को उठाना चाहिए जो अपने एमएससी में थे। जैसे कुछ ऑर्गेनिक से करते हैं तो अगर वो ऑर्गेनिक करेंगे तो अपने आप उनका जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से एक पोर्शन अपने आप कवर हो जाएगा। सही बात है। और मेरे जो एमएससी में जो ज्यादातर जो सब्जेक्ट थे वो इनऑर्गेनिक के थे, तो पहले मैंने इनऑर्गेनिक को पढ़ा। तो और दूसरी बात ये है कि आप वो पढ़ो ना जहाँ से मार्क्स ज्यादा मिल रहे हो, तो पहले ऐसे टॉपिक उठाना पसंद करो जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बनते हो और उस जिसका सिलेबस कम हो। जैसे अगर अपन कहें स्पेक्ट्रोस्कोपी को लें तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वहां पर जैसे यूवी, आईआर और उसके अलावा एनएमआर जो टॉपिक हैं, ये बहुत बड़े टॉपिक है। देखा जाए, देख सोचने की बात है कि यूवी है, आईआर है, एनएमआर है, तीन टॉपिक है स्पेक्ट्रो के अंदर, और क्वेश्चन आता है 1 2 3, 3 से ज्यादा तो कभी भी नहीं आता है ना भाई, ज्यादातर 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। आपके अनुसार कौन से ऐसे टॉपिक है जिनका ज्यादा वेटेज है और जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और आपने किन टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया, कुछ आप बता सकते हैं? सर जैसे अगर अपन इनऑर्गेनिक की बात करें तो जैसे अपन जीआईसी पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक का मुझे लगता है कि 60 to 70% पोर्शन वही कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा कुछ कुछ टॉपिक है जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया, उसके अलावा जो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, वो सारे अपने जीआईसी में कवर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अपन आईपी के बारे में, ईए के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इनको पढ़ते हैं और इनको पीरियोडिक टेबल में इनके ट्रेंड देखते हैं तो वहां से अपने क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे खासे। और फिजिकल को पढ़ने का तरीका ये है कि फिजिकल का एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उन टॉपिक को उठा सकते हो कि जो जिनका ज्यादा वेटेज है। जैसे अपन थर्मोडायनामिक्स को लें तो उसका ज्यादा वेटेज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं जैसे सॉल्यूशन हो गया, तो ये वो चैप्टर है जिनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और इजी भी है। सही बात। और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, जैसे अगर केवल थर्मो की बात करें तो 12-13 क्वेश्चन आए थे, उससे आ जाते हैं। अब आप देखो जैसे एग्जाम के पूरे क्वेश्चन ही लगभग 130 क्वेश्चन है, उसमें से अगर 12-13 क्वेश्चन एक सिंगल चैप्टर से आ रहा है तो उसके कितना ज्यादा वेटेज होगा, तो आप वेटेज का जरूर ध्यान रखें। अब अगर अपन बात करें तो जैसे देखो सब्जेक्ट तो जहां से भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेता है, कोचिंग वगैरह या फिर सेल्फ भी स्टडी करता है, बच्चा अपने अनुसार कर लेता है वो जैसे भी। लेकिन बहुत से जैसे अपने ही जो स्टूडेंट है, कोचिंग के स्टूडेंट, उनका भी बहुत से स्टूडेंट का सवाल है कि हम फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें, तो आपने फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसे करी? सर फर्स्ट पेपर के लिए मैं किसी एक कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहा था, मुझे जहाँ से जो अच्छा लगा मैंने वहाँ से वो टॉपिक पढ़ा। और उसके अलावा ये है कि जैसे कुछ बुक हैं जिनसे क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको भी मैंने देखा। और एंड टाइम पर अपन को एक चीज ये करनी चाहिए कि जैसे मॉडल टेस्ट पेपर आता है
मॉडल टेस्ट पेपर जब अपन करते हैं तो उनमें ऐसी मॉडल टेस्ट बुक की बुक लेके आनी चाहिए जिसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके नीचे एक्सप्लेनेशन होता है। तो जैसे अगर जब अपन एक क्वेश्चन को करते हैं तो वहां से 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। सही बात है। और इसके अलावा अपन को एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उससे अपन को टाइम टाइम से ये पता रहता है कि अपना कहाँ किस लेवल पे है। और साथ के साथ जब वो रिजल्ट कोचिंग का आता है तो उसमें और बच्चे भी होते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि इतने बच्चे एक ही जगह पर प्रेजेंट है तो पूरे राजस्थान में कितने होंगे और अपन को कितनी मेहनत करने की जरूरत है। सही बात है, कंप्लीट एनालिसिस वहां पर हो जाता है। सही बात है, इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो केमिस्ट्री का सिलेबस भी अपने आप में काफी बड़ा है, और केमिस्ट्री के सिलेबस को किस तरह से आपने कवर किया और पूरे सिलेबस को कवर करने में कितना टाइम आपको लग गया होगा अगर इंडिविजुअली अपन केमिस्ट्री की बात करें तो? सर अगर केमिस्ट्री की सिलेबस की बात करें तो जैसे 4 से 5 महीने तो अपन को मिनिमम चाहिए। उसमें तो सिर्फ अपन नोट्स बना सकते हैं और उसके अलावा कि ये हो सकता है कि अब अपन को सिर्फ इन्हें ही पढ़ना है। सही बात। तो यानी कि कम से कम अपन ये मान के चल सकते हैं कि मिनिमम 1 साल तो अपन को चाहिए। अपन को उस टाइम तक के लिए नहीं बैठना चाहिए कि वैकेंसी आएगी तब अपन तैयारी करेंगे। सही बात। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि रेडीमेड नोट्स यूज करते हैं ना, और बहुत से स्टूडेंट अपने हैंड राइटिंग में खुद नोट्स बनाते हैं। आपने खुद नोट्स बनाए थे या डायरेक्ट यूज में लिए थे? सर मैंने नोट्स अपने खुद के बनाए थे। उससे ये फायदा हुआ कि जैसे अगर अपन कोई चीज अपने हाथ से लिखते हैं तो जब अपन उनको दोबारा पढ़ते हैं तो अपन को कभी कभी ये भी चीज याद आ जाती है कि ये चीज इस पेज पे हो सकती है, इस टॉपिक के बाद हो सकती है, और कि पेज में ऊपर की साइड होगी नीचे की साइड होगी, वो भी अपन को पता होता है। तो ये अपने आप में देखो बहुत ही बड़ी बात है। अब देखो अपने जैसे अभी एच गुड क्लासेस का ऑनलाइन कोर्स, हमने स्टूडेंट को नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हमेशा बोलते एक चीज है कि आपको नोट्स खुद को ही बनाना है। वो जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो एक्चुअली किन के लिए है? वो आलसी स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद नोट्स बनाते हो तो यहाँ पर सुरेंद्र ने बहुत बड़ी बात कही है देखा जाए तो, कि जब अपन नोट्स बनाते हैं ना तो आधी 50% लर्निंग तो हमारी उसी के साथ साथ हो जाती है, क्योंकि लिखकर पढ़ना अलग चीज है और डायरेक्ट लिखे हुए को पढ़ना अलग चीज होती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखो स्टूडेंट दो तरह के होते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी कोर्स वगैरह को ज्वाइन करके स्टडी करते हैं। आपके अनुसार कैसे तैयारी करनी चाहिए? किस टाइप के स्टूडेंट को किस सेगमेंट में जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए या फिर कोर्स के? सर जो बच्चे मतलब फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं उनको एक बार तो क्या कहते हैं कोर्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना लेवल पे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। जो सामने टीचर पढ़ाता है वो आपको गाइड भी करता है साथ के साथ। लेकिन अगर जैसे आप सेल्फ स्टडी करने लग गए स्टार्टिंग में तो किसी टॉपिक को आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, किसी टॉपिक को आपने बहुत कम पढ़ा, फिर आपको ये रियलाइज हुआ कि इस टॉपिक को तो इस लेवल पे पढ़ना ही नहीं था। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं बाद में ऐसा होता है कि आपको पछतावा होता है कि नहीं अपन को अपनी कहीं ना कहीं गलती है। और वो गलती किस वजह से हुई है? क्योंकि अपन ने खुद के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो एक बार कोर्स आपको लेना चाहिए। उसके अलावा अगर जैसे आप सेकंड टाइम भी तैयारी कर रहे हो तो आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसे यूज में ले सकते हो, लेकिन साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा जैसे नए नए अपडेट्स अगर उसमें कुछ आए हैं तो उनको आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल पेपर बनते हैं और टीचर हर साल उनमें कुछ ना कुछ ऐड करवाते हैं। सही बात है, ऐड ऑन होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना वो रखना चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से स्टडी स्टूडेंट दोनों ही तरीके से कर सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त समय का भी लंबा समय है तो आप सेल्फ स्टडी पे भी जा सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही शानदार होना चाहिए, आपका एनालिसिस करने का तरीका बहुत जबरदस्त होना चाहिए। आप पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस कर पाओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस कर पाओ, देख सको कि कहाँ से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर को आपको कितने लेवल तक पढ़ना है, कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। अगर आप ये सब कर सकते हो तो आप सेल्फ स्टडी से करो, सिलेक्शन यहां से भी आपका निकलेगा। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप जो भी
कहीं से भी कोर्स ज्वाइन करो, मैं ये भी नहीं बता रहा यहाँ पर एच कोड क्लासेस से करो, आपकी मर्जी पड़े जहां से करो, उसका डेमो वगैरह लेकर आप ज्वाइन कर सकते हो। सुरेंद्र, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, मतलब किन किन बातों का स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन करते समय, अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो टेस्ट सीरीज कैसे सोल्व करें, या फिर अगर उनके पास क्वेश्चन बैंक भी है असाइनमेंट शीट्स वगैरह, तो क्वेश्चन किस प्रकार से उनको सोल्व करना चाहिए ताकि वो अपना टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर सीख सके। आपने क्या प्लानिंग यहाँ पर फॉलो करी? सर मेरी प्लानिंग ये रही थी कि जैसे मैंने एक एक टॉपिक को पहले पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने उसके साथ के साथ क्वेश्चन किए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी बुक को पढ़ लिया और फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो, तो वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें आपके सारे टॉपिक मिक्स हो जाएंगे। और दूसरी बात कि जब आप लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो और सारे क्वेश्चन एक साथ करने बैठोगे तो आप कुछ क्वेश्चन भूल भी जाओगे जो आपने पढ़ा होगा। हाँ, जो टॉपिक तो पहले पढ़ लिया। मुझे लगता है कि जैसे आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो उसके क्वेश्चन अपन को उसके साथ करने चाहिए, फिर अगले टॉपिक पर जाना चाहिए। तब अपन को ये भी पता चल जाता है कि ये टॉपिक अपना कितना क्लियर हुआ है। सही बात है, और कोई अगर कंफ्यूजन रहे तो साथ के साथ हाँ, साथ के साथ वो क्लियर हो सकता है। अच्छा, स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना चाहिए? स्टूडेंट करते क्या है, बहुत से स्टूडेंट 10 क्वेश्चन करते 5 नेगेटिव कर देते हैं ना, लेकिन इतने नेगेटिव तो सही नहीं है। 10 क्वेश्चन करो तो 1 नेगेटिव ज्यादा ज्यादा। क्या ध्यान रखे कि स्टूडेंट को कम से कम नेगेटिव हो? नेगेटिव मार्किंग से आपने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा? सर यहाँ पर एक चीज है कि जैसे मैंने एक चीज तो ये की कि पहले तो मैंने अपने 2 घंटे में जो पेपर किया उसमें कोई भी रिस्क नहीं किया। जो जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे मैंने उसे किया। फिर मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन किए हैं वो कम है, तो पहले मैंने OMR शीट को फिल किया। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन थे कि हाँ इन क्वेश्चन में अपन रिस्क ले सकते हैं, इनमें जैसे क्वेश्चन को अपन 50-50 कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनको देखते हैं अपन को लग जाता है कि ये आंसर नहीं होगा। सही बात है। तो फिर अपन उन 2 ऑप्शन को हटाकर बाकी 2 में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अपन को वो भी तभी लेना है कि जब अपन को लगे कि अपने क्वेश्चन कम है और पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, उन चीजों को भी अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। सही बात है सुरेंद्र, बहुत अच्छी बात है आपने बताया। देखो ये सुरेंद्र ने जो बताया ना मेन एग्जाम के बारे में यहाँ पर बताया कि मेन एग्जाम में आपको जो 3 घंटे मिलते हैं उनमें 2 घंटे के अंदर आपको पहले पूरा पेपर सोल्व कर लेना है। अब कोई भी अगर क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उसको मार्क कर लो और आगे बढ़ जाओ, जो नहीं आ रहा उसको मार्क कर लो आगे बढ़ जाओ। ऐसे 2 घंटे में पूरा पेपर सोल्व कर लेना है। उसके OMR भी आपको पढ़ लेनी है। फिर जो टाइम बचेगा ना उसमें बचे हुए क्वेश्चन को आप सोल्व करो। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि जो शुरू में हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बाद में इजी क्वेश्चन आ जाता है। अब बच्चा क्या होता है हार्ड क्वेश्चन में फंस जाता है और बाद में जो इजी जो क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ देता है, पता ही नहीं चलता, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। घर पर आकर जब पेपर देखता है तब पता चलता है उसको और में यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। तो इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर अपन यहाँ पर बात करें एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, अगर आप से बोला जाए भी कि कुछ 2, 3, 4, 5 टिप्स बताइए कि स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, किन बातों का यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ सजेशन देना चाहोगे स्टूडेंट को लिए? सर कुछ सजेशन में जैसे अपन ये चीजें अपन ध्यान रख सकते हैं कि जो अपन ने पढ़ा है लास्ट टाइम पर उसका रिवीजन जरूरी है। सही बात। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पढ़ लिया और एग्जाम देने चले गए, लेकिन सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपने क्या लिखा था और क्या पढ़ा था वो ध्यान नहीं रहेगा। दूसरी बात, अगर अपन जैसे एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो ये चीज है कि अगर अपन स्टार्टिंग के, ये खुद मेरे साथ हुई थी कि जब मैंने पेपर के स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि बहुत हार्ड है। फिर मैंने उन क्वेश्चन को छोड़ा और पेपर को लास्ट से करना स्टार्ट किया। और क्या कहते हैं, जब उन क्वेश्चन को करता गया तो जब मैं पहले क्वेश्चन पर आया तो क्वेश्चन कुछ अपने आप हो गए और कुछ नहीं हुए। देखो ये सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस की। अब अगर यहाँ पर पता है क्या होता, अगर ये पहले 10 क्वेश्चन हार्ड लगे और वहां पर होपलेस हो जाता और पीछे से पेपर नहीं देखता तो पता है क्या होता, सुरेंद्र आज यहाँ पर नहीं होता। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि होपलेस तो होना ही नहीं। क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। क्यों हो सकता है आगे हार्ड क्वेश्चन आ गया,
पीछे इजी क्वेश्चन पड़े हुए हो, तो आपको इस बात देखो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना है। और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपको एक तो रिलेवेंट कंटेंट ही पढ़ना है, और स्टडिंग नहीं करनी। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, ये टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, एक ही टॉपिक को 10-10 जगह से पढ़ लेते हैं, और स्टडिंग से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, केवल आपका समय बर्बाद होता है। रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आता है वो पढ़ना है। प्रॉपर स्टडी का शेड्यूल आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि कब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने समय में कंप्लीट करना है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना, सब कुछ आपको तैयार करना है। और प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर सोल्व करना है। एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपन को आइडिया लगता है कि एग्जाम का लेवल कम है या ज्यादा है। अगर पीवाई के सोल्व नहीं किया ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितने पानी में हो, आपको फिर एग्जाम में पता चलेगा वहां पर क्या होना है हो जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह आप जरूर ज्वाइन करके रखिए, आपको उससे काफी बेनिफिट होता है, उससे आपके सिलेक्शन में कई सारा फायदा होता है। देखो ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप कहीं से भी ज्वाइन करो, आप ज्वाइन वहां से करना है जहां से आपके समझ में आता है। डेमो लेकर देखिए, कहीं से भी ज्वाइन करो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा कहीं से पढ़ने के बाद, तो फिर आपका वहां पे टाइम बर्बाद होगा। इसलिए आप डेमो जरूर लेकर देखें। और आपको देखो इजी टू हार्ड, आई थिंक मेरे हिसाब से जो टॉपिक आपको इजी लग रहा है, जिसको आप अच्छे से बड़े तेजी से कवर कर सकते हो, उसको आपको पहले पढ़ना चाहिए। हाई वेटेज टॉपिक को जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए, और हार्ड टॉपिक को बाद में के लिए छोड़ देना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर उल्टा कर देते हैं, हार्ड टॉपिक में या दूसरे टॉपिक में वो अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं, वो आपको नहीं करना। तो ये कुछ टिप्स थी मेरी ओर से, सुरेंद्र ने आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करी है, इसके लिए मैं सुरेंद्र का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सुरेंद्र को बोलना चाहूंगा। थैंक यू।